This is just a symbolic representation. Okay, it's a symbolic representation. Here we have A, and in this part we have C. Okay, this is the symbol of any element. Okay, for the periodic table. This indicates the mass number. Okay, and this Z is actually atomic number. Okay, A stands for the mass number. Usually this value is greater than Z atomic. Okay, for example, carbon 12 and we have 6. Okay, 12 क्या है इसका? This is its mass number. Okay, and 6 is its atomic. So A is 12. Okay, and Z is equal to 6. तो इस तरह आपको क्वेश्चन आ सकता है कैसे कि आपका ये सिंबॉलिक प्रेजेंटेशन होगी, सिंबल लिखा होगा, C स्टैंड फॉर कार्बन. ये कुछ होंगे जो आपको याद करना पड़ेंगे. कार्बन, here you have mass number and in the subscript you have atomic. अब ये देखना है कि एटॉमिक नंबर एक्चुअली होता क्या है. जब भी आपके पास कोई एटॉमिक स्ट्रक्चर होता है, कोई एटम होता है, उसमें आपके पास न्यूक्लियस होता है और उसका इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड एक शेल होता है. और ये शेल जो है, इस पर हम डिस्कशन करेंगे बोर मॉडल में. ये कोई इस तरह का सर्कल नहीं होता. एक्चुअली ये एक प्रोबेबिलिटी है कि इलेक्ट्रॉन की जो प्रोबेबिलिटी है, चांसेस हैं इलेक्ट्रॉन की पोजीशन के, वो मैक्सिमम इन पॉइंट्स पे होते हैं. इनफैक्ट इलेक्ट्रॉन जो है इसके सराउंड में कुछ लूप होता है. इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के सराउंडिंग में इस तरह नहीं घूमता, कुछ इस एलिप्टिकल पाथ में एलिप्स के फॉर्म में घूमता है. मगर होता क्या है, मैथमेटिकली ये प्रूव किया गया कि जो इलेक्ट्रॉन जब इस तरह मूव कर रहा होता है तो जो उसकी मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है, मैक्सिमम चांसेस हैं उसके, ठीक है, वो काम करते हैं इन पॉइंट्स पे. तो 95% तक जो प्रोबेबिलिटी है वो इन पी पॉइंट्स पे होती है. इस वजह से फिर हम यूं एक शेल बना सकते हैं क्योंकि मैक्सिमम जो प्रोबेबिलिटी है इलेक्ट्रॉन की घूमने की वो यहाँ पाई जाएगी. तो इसलिए चूँकि वो डेंस एरिया होता है, माइक्रोस्कोपिक जब एनालिसिस किया गया तो वो डेंस एरिया होता है और बाकी लेस डेंस होता है, तो डेंस पार्ट को वो यूज हो. तो ये इस तरह का कोई फुल सर्कल नहीं होता. समझा आप? पोजीशन, हाँ, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है. हो सकता है कि 5% चांसेस होते हैं वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भी हो, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, मगर मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी चूँकि यहाँ पे है तो इसलिए फिर हम वो सर्कल बना सकते हैं. 95% प्रोबेबिलिटी है, 95% प्रोबेबिलिटी अप्रॉक्सीमेटली. अब इसी जो के उसकी ये मैं वर्ड इसलिए बोल रहा हूँ कि आपने जितने भी सॉफ्टवेयर देखे होंगे, जितने भी उनमें कॉन्फिडेंस लेवल कितना होता है 95%. इकोनॉमिक्स वाले या आप जो सॉफ्टवेयर देखेंगे या उस पर जो काम करते हैं तो वो यूजली 95% वो आपको कॉन्फिडेंस लेवल देते हैं. 5% उनमें एरर के चांसेस होते हैं. यहाँ पे एरर नहीं है,
प्रोबेबिलिटी की हम बात कर रहे हैं जितनी कि चांसेस हैं। सपोज कि आप जब घर से आते हैं तो घर वालों के जहन में प्रोबेबिलिटी क्या है, 95% प्रोबेबिलिटी यही है कि यू विल बी इन द यूनिवर्सिटी है, 5% चांसेस ये है कि मे बी अवे फ्रॉम द विलेज। ठीक है, आप पढ़ समझ आया। 100% भी हो सकती है, मगर वो क्या है कि कॉन्फिडेंस इतना नहीं होता। हो सकता है आप किसी टाइम वो सपोज कि किसी टाइम वो विजिट करते हैं पूरे साल में, लॉन्ग द ईयर, वो पूरे साल में विजिट करते हैं, वो जब भी आते हैं आप यूनिवर्सिटी में पाए जाते हैं। हो सकता है कि 2-3 दिन वो आए आप उनको ना मिले, हो सकता है। तो ये वो इसको कहते हैं प्रोबेबिलिटी। तो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी क्या है कि आप यूनिवर्सिटी में ही होंगे, इसीलिए फिर हम यही कहेंगे कि आप यूनिवर्सिटी में ही हैं। 5% तो यहाँ पर ये बात है कि मैक्सिमम चांसेस उसकी क्या है इस इन पॉइंट्स पे मैक्सिमम, और ये मैथमेटिकली क्वांटम मैकेनिक्स में प्रूव है। मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी उनकी यहाँ पे। अब मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी कितनी हो सकती है, वो जो आप निकालते हैं 100%। ठीक है ना, बिल्कुल मैक्सिमम। अगर कोई थोड़ा सा भी एरर ना हो तो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है 100%, वो पॉसिबिलिटी की चुकी है। मगर अब वो चूँकि प्रोबेबिलिटी है कि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पाया जाएगा, तो इसलिए फिर क्या होता है कि न्यूक्लियस बनाया जाता है। और ये हम आपने छोटी क्लास में पढ़ा था, फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल, इस तरह में शेल करते हैं। अब क्या है कि ये जो एटॉमिक नंबर होता है वो जी से डिनोट करते हैं, और ये बेसिकली क्या होता है, इट शोज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन अ न्यूक्लियस, स्पेसिफिक नंबर ऑफ। तो जी क्या शो करता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, और प्रोटॉन्स कहाँ पर पाए जाते हैं, न्यूक्लियस में। प्रोटॉन्स है ना, ओके। तो ये जब 6 लिखा होगा, इट मीन्स दिस एलिमेंट हैज 6 नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस। ठीक है, ए मास नंबर क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, तो अब 12 का क्या मतलब है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो इसको हम यूं भी लिखते हैं, कुछ बुक्स में इस तरह लिखा होता है, ए इज मास नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, एंड this Z atomic number is equal to number of protons। अच्छा, कुछ बुक्स में आपको ये न्यू में लिखा हुआ मिलेगा, just 3 plus n, P stand for, N stand for, और इसमें सिंपल n लिखा, और ये जो स्मॉल n लिखा है इट मींस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। मगर ये कॉन्सेप्ट की जरूरत है, रैकेट नंबर आप मुझे किस तरह लिख लें। अच्छा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ पाए जाते हैं, दे यूजुअली रिजाइड इन द न्यूक्लियस। तो इसलिए न्यूक्लियस के ऊपर वो पॉजिटिव चार्ज रहता है, या न्यूट्रल भी होता है, इस पर भी हम बात करेंगे। पीछे क्या बचता है, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं, शेल्स में, न्यूक्लियस से बाहर। वो जो क्लाउड बनता है, किसी भी एटम के अराउंड जो क्लाउड आपको दिखाई देता है,
या माइक्रोस्कोपिकली जब आप देखते हैं तो हमें क्राउड सा धुंधला सा नजर आता है, दैट इज एक्चुअली shows the presence of electron around the nucleus. अब इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव. इलेक्ट्रॉन इज अ नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज और प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, चार्जलेस है. ठीक है, प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज होगा? पॉजिटिव. मीन कि जान कहीं भी वो स्पीशीज जो पॉजिटिव चार्ज कैरी करेगी उनको क्या कहेंगे? एटॉमिक स्ट्रक्चर्स में प्रोटॉन कहेंगे. और जो नेगेटिवली चार्ज होंगी उनको क्या कहेंगे? इलेक्ट्रॉन. अब आपने ये बताना है कि जब एटम आपका न्यूट्रल होता है, मीन उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं, ना पॉजिटिव चार्ज होता है ना नेगेटिव चार्ज होता है, तो इट मीन्स दैट एटम हैज इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन. न्यूट्रॉन पे तो कोई चार्ज नहीं है, आपने प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करना है. जब उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है तो वो उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन इक्वल तो वो न्यूट्रल है. आप अगर उस एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाए, जो कल हम बात कर रहे थे कैटायन बन जाता है, तो उस केस में कौन सा फैक्टर से कौन सा पार्टिकल, ये पार्टिकल होते हैं ना, प्रोटॉन है न्यूट्रॉन है, ठीक है, कौन से पार्टिकल ज्यादा होंगे? प्रोटॉन. मेन इलेक्ट्रॉन उस वक्त कम होंगे, तो उसमें क्या होगा? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इसीलिए उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है. अब इसकी हम डेमोंस्ट्रेशन करते हैं. और अगर किसी एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाए, इलेक्ट्रॉन इसमें न्यूट्रल सिस्टम से एक या दो इलेक्ट्रॉन बढ़ गए, एक इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो 1 नेगेटिव मार्क होगा, फिर वो आप 1 लिखते हैं, 2 लिखते हैं. फिर अब अगर मैं यहाँ पे ये लिखूँ ऑक्सीजन टू दिस, तो उसका क्या मतलब है? उसके नॉर्मल रेंज से 2 इलेक्ट्रॉन ग्रेटर. ठीक है, अगर मैं यूं लिखता हूं मेरे के 2 प्रोटॉन ज्यादा कब हुए? प्रोटॉन चेंज नहीं होते, ये भी बात है, नंबर ऑफ प्रोटॉन चेंज नहीं होंगे, इलेक्ट्रॉन कम या ज्यादा होंगे. अब इसको रिलेटिव देखना है. इसका ये मीनिंग है कि ये एटम या ये स्पीशीज जो है इसके ऊपर ये नेगेटिवली चार्ज है. सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि ये नेगेटिवली चार्ज है. जब नेगेटिवली चार्ज मीन दिस स्पीशीज हैज मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एज कंपेयर टू प्रोटॉन. ये बात होगी. फिर कितने इलेक्ट्रॉन ज्यादा हैं? 2. अब क्लियर हुई बात? इस केस में क्या होगा? यहाँ पे जब पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब ये है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम है एज कंपेयर टू प्रोटॉन के. और कितने इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है? ये 2 इलेक्ट्रॉन. प्रोटॉन नंबर चाहिए, प्रोटॉन चाहिए, इलेक्ट्रॉन. ठीक है, प्रोटॉन भी चाहिए होगा. प्रोटॉन चेंज करने के लिए हमें बड़ी एटॉमिक एनर्जी लेवल तक, एटॉमिक एनर्जी वाला को काम करना. यहाँ पे बॉम्ब वगैरह बनते हैं, प्रोटॉन के साथ खेलना बहुत मुश्किल, इलेक्ट्रॉन के साथ आप वर्ड समझ आया? 2. अच्छा, एक और बात, आप गलती से ना और कुछ बुक्स पे योग लिखा होगा, आप वो लिखेंगे, ये रॉन्ग है, दिस वे ऑफ प्रेजेंटेशन इज रॉन्ग. क्यों? अगर आप नहीं, ये ठीक है, सॉरी, ये जो मैंने लिखा है ये ठीक है, इस तरह लिखना गलत है. पहले नंबर आएगा फिर सिंबल आएगा, पहले नंबर आएगा फिर सिंबल आएगा.
ये आ रहा है। उसकी वजह क्या है? सपोज कि आपने यूं लिख लिया, ये ठीक है, मैंने गलत लिखा है। क्यों गलत लिखा है? अगर इसको आप यूं लिखते हैं तो मैथमेटिकली इसको फिर यूं भी लिखना चाहिए, मगर इसमें मैथ का चक्कर नहीं। अगर इसको यूं लिखते हैं तो ये चीज इंडिकेट करती है। अगर आप इसको यूं लिखेंगे, इसको आप इस तरह नहीं लिख सकते, ठीक है? तो ये जब आपने ऊपर ये 2 3 ये जो भी है, ये नंबर लिखना है, ये आपने पहले नंबर लिखना है, बाद में उसका साइन करना है। ये अगर मिस्टेक किया तो उसको बड़े स्ट्रिक्टली मार्क काटे जाएंगे। ओके, अब आपको क्वेश्चन ये दिया जाता है कि फाइंड द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। वो एटम आपको दे दिया जाएगा, ठीक है? उसके ऊपर ये भी लिखा होगा, ये भी लिखा होगा। इससे आपने क्या फाइंड करना है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब आप यहाँ पे देखें, ए को आपने कहा दिस इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, यही कहा। ये 12 है और ये क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन आपको मिल गए, ठीक है? आपको ये भी पता है कि जब कोई एटम न्यूट्रल होता है उसमें जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन। तो क्या हो गया? इस एटम में प्रोटॉन P कितने हो गए? 6। इलेक्ट्रॉन E वो कितने हो गए? 6, ठीक है? अब आपने न्यूट्रॉन फाइंड करने हैं, ठीक है? वो आप कैसे फाइंड करेंगे? आपको पता है कि 12 इज इक्वल टू 6 प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक लिखा नहीं मैंने? तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या हो जाएंगे? 12 माइनस 6 इज इक्वल टू 6। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या हो गए? 6। तो ये एक ऐसा एटम है जिसमें इलेक्ट्रॉन भी 6 है, प्रोटॉन भी 6 है एंड न्यूट्रॉन भी 6 है, मगर हर दफा हर केस में ऐसा नहीं होता, ठीक है? कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर जो एटम्स पाए जाते हैं, बात बहुत से सुनेंगे, जो एटम्स होते हैं दे हैव यूजुअली सेम एटॉमिक नंबर, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट mass। ऐसे एटम्स जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो मगर मास नंबर डिफरेंट हो, उनको हम बोलते हैं आइसोटोप्स। आइसोटोप्स सेम एटॉमिक, isotopes mean same atomic number but different mass number. Such type of atoms are called isotopes. Iso means same, ठीक है? Same atomic number। अच्छा, अब आपका ज़हन में देखना है, लिखा नहीं मैंने इसे लिखा कि आप उसको सोचें। जब एटॉमिक नंबर सेम है, इट मीन्स इसका क्या मतलब है? सेम एटॉमिक नंबर का क्या मतलब है? सेम प्रोटॉन से। अगर सेम प्रोटॉन है तो इलेक्ट्रॉन भी सेम, ठीक है? तो मास नंबर अगर डिफरेंट होता है तो मास फिर डिफरेंट किस वजह से होता है? न्यूट्रॉन की वजह से। क्योंकि मास क्या है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। प्रोटॉन सेम है तो मास किस वजह से चेंज हो रहा है? ड्यू टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। सर प्रोटॉन नंबर इलेक्ट्रॉन नंबर इक्वल है क्योंकि आपने उसको बैलेंस किया हुआ है ना। न्यूट्रल एटम की बात कर रहा हूँ, जब आयन बनता है तो फिर चीज़ें और हो जाती हैं, फिर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन एक जैसे नहीं रहते। सर इलेक्ट्रॉन में भी काफ़ी वो अलग मेथड है, वो हम बाद में देखेंगे
कौन सी टेक्निक है जिससे हम इलेक्ट्रॉन को वहाँ से निकाल सकते हैं या ऐड कर सकते हैं, ये बकायदा मैथड है, उनके नेम है, बकायदा प्रोसीजर है जिसको फॉलो करके काम करते हैं। ये यहाँ तक वर्ड समझ आ गया। तो अब इसकी डेफिनेशन क्या होगी? दोज एटम्स विच हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट mass numbers are called isotopes। ठीक है। अच्छा, अब आप ये पूछेंगे कि सर अगर इलेक्ट्रॉन चेंज हो जाए, इलेक्ट्रॉन सेम ना हो या प्रोटॉन सेम ना हो तो उनके भी नेम्स हैं, मगर आपके कोर्स तक आपने यही आइसोटोप्स को रखा है। आइसोटोप्स होते हैं, ठीक है, वो और चीज़ें हैं, वो नहीं हमने पढ़ी। हमने सिर्फ ये पढ़ना है इसमें सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मैस नंबर। तो पता है आपको मैस नंबर बेसिकली क्या है? इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, बिकॉज यू हैव सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स दैट चेंजेस ओनली रिस्पॉन्ड टू न्यूट्रॉन्स। ठीक है। अब अगर मैं यूं लिखता हूं, इसका मतलब है दिस कार्बन एंड दिस कार्बन आर द आइसोटोप्स। ठीक है। अब इसमें प्रोटॉन कितने होंगे? 6, इलेक्ट्रॉन 6, न्यूट्रॉन 7 जी। हो गई क्लियर बात? सिमिलरली अगर मैं यूं लिखता हूं, ये भी एक इसका आइसोटोप है, तो इसमें क्या होगा? प्रोटॉन 6, इलेक्ट्रॉन 6, न्यूट्रॉन 8 है। न्यूट्रॉन नंबर डिफरेंट है। हाँ, तो न्यूट्रॉन डिफरेंट हो गया ना, तो ये क्या बनते जाएंगे? आइसोटोप्स। न्यूट्रॉन नंबर डिफरेंट होना चाहिए फिर आइसोटोप होगा। भाई न्यूट्रॉन नंबर जब चेंज हो जाएगा तो मैस चेंज हो जाएगा ना। जब मैस चेंज होगा तो डेफिनेशन क्या पड़ी आइसोटोप्स की? आपने सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मैस चेंज हो जाएगा। तो इट मींस कि आइसोटोप्स का बनना जो है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन्स वेरी करेंगे एक ही एटम के, तो इट मींस कि यू आर गोइंग टू फॉर्म एन अदर आइसोटोप। ठीक है। एक और चीज लिखते हैं, मैंने कहा है न्यूट्रल एटम में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन इक्वल रहेंगे। न्यूट्रल जब उसके ऊपर कोई चार्ज आ जाएगा तो फिर और हिस्ट्री है। ठीक है। तो हम अभी न्यूट्रल की ही बात कर रहे हैं। इसी तरह अगर मैं हाइड्रोजन लिखता हूं, 1 1 है, 2 1 है, 3 1, तो सेम एटॉमिक नंबर है, डिफरेंट मैसेज है, इट मींस दीज 3 आर आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है। पहले वाले में वो तो सेम है, मगर ये तीनों आपस में डिफरेंट है। मैं तीनों की बात कर रहा हूँ, इनका एटॉमिक नंबर तीनों का सेम है मगर मैस नंबर डिफरेंट है। ठीक है। नहीं समझ रहे क्या है? बताओ। एटॉमिक नंबर सेम है। आप क्या कुछ लग रहा है इन्हें? नहीं समझ रहा। सेम एटॉमिक नंबर डिफरेंट मैस। अब इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? 1। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होंगे? 1 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सोचो। 0। क्यों 0 है? लिख के देखो, फाइंड करो इनमें से नंबर निकालो ना। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्रोटॉन माइनस इलेक्ट्रॉन वो लिख के करो, और जिनको नहीं समझ आई तो लिख के करें, जिनको आ गई है ठीक है। आपको समझ आएगी? ठीक है। आपको भाई, आपको क्या नाम है आपका? अली।
एलियोस है, आपको समझ आ गई कि ये 0 क्यों है? अच्छा, इसमें क्या होगा? इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? अब आप बताएंगे प्रोटॉन कितने होंगे? क्यों? माइनस मैंने कहा है कि इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन सेम होंगे। ये कह लेना क्या है कि -3 है? नहीं मैंने सर प्रोटॉन 1 और न्यूट्रॉन कैसे? कैसे माइनस? तो मुझे क्लियर करोगे तो मैं समझूंगा कि आपको समझ आ गई है। 2 माइनस, ठीक है। इस केस में क्या होगा? इलेक्ट्रॉन 1, प्रोटॉन कितने होंगे? न्यूट्रॉन 2। तो अब आप ये देखें कि चेंज कहाँ पे हो रहा है? सही, ठीक है। तो इस केस में अब ये तीनों एक दूसरे के क्या है? क्या क्या रिश्ता है इनका? आइसोटोप का होने का रिश्ता। आइसोटोप से बेसिकली प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं, न्यूट्रॉन। हाँ, यही मैंने कहा, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन सेम होंगे और न्यूट्रॉन जो है वो चेंज, यानी उनका एटॉमिक नंबर सेम होता है मैस में। यस। इसी को जब आप बुक्स पे देखेंगे इसको प्रोटियम कहा जाता है। इसको ड्यूटेरियम कहा जाता है, इसको ट्रिटियम कहा जाता है। ये डिफरेंट है। ये सिर्फ देख लेना, कर लो। ये हाइड्रोजन के तो करना चाहिए, पता होना चाहिए। इसी तरह इसको अगर इसको हम हाइड्रोजन से डिनोट करते हैं ना, तो इसको डी से डिनोट करते हैं, ड्यूटेरियम से, और इसको टी से, ट्रिटियम। और जो नॉर्मल वाटर होता है उसको हम H2O कहते हैं, है ना। जो हैवी वाटर होता है उसको D2O कहते हैं, इसको हैवी वाटर कहते हैं। इसी तरह आगे ये अब बहुत ये यूज बहुत करते हैं हम। ये कूलेंट के तौर पे यूज होता है जब एटॉमिक एनर्जी में एटम बॉम्ब वगैरह या बॉम्ब बनाए जाते हैं, तो उनमें रिएक्शन को स्लो डाउन करने के लिए यूजली ये हैवी वाटर कूलेंट के तौर पे यूज किया जाता है। ठीक है, ये भी बात आपको पता है। इसी तरह ये प्रैक्टिस जितनी आप करेंगे ना तो वो आसान हो जाएगा। सपोज तो मैं ये लिखता हूँ, ये एक दूसरे की क्या है? कौन सा रिश्ता है आपस में? अब इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। अच्छा, यहाँ पे प्रोटॉन कितने हैं? आप सारा बताएं। नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या होता है? मैंने आपको समझाना है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या होते हैं? वो किस चीज को शो करते हैं? न्यूट्रॉन। मैंने पूछा है नंबर ऑफ प्रोटॉन। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स का आपको कहाँ से आइडिया होता है? एटॉमिक नंबर से, जो छोटा नंबर होता है। तो कितने प्रोटॉन होंगे इसमें? 8। और इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 8। और न्यूट्रॉन कितने होंगे? 10। वेरी गुड। ठीक है, तो ये एक दूसरे के क्या हो गए? आइसोटोप। अब आप इस एटम में से ये चीजें निकालें। अब अगर मैं एक और एग्जाम्पल लेता हूँ,
आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? न्यूट्रॉन ठीक है। यहाँ पे ठीक है। तो इस तरह आप इनमें से अपने मकसद की चीजें जो है निकाल सकते हैं, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन। फिर इसी केस में अब आयन कैसे बनता है? आयन लास्ट टाइम मैंने आपको कहा था कि दैट इज एक्चुअली चार्ज स्पीशीज। इट माइट बी नेगेटिवली चार्ज और पॉजिटिवली चार्ज। अगर उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो तो उसको हम क्या बोलते हैं? कैटायन। और अगर नेगेटिव चार्ज हो तो क्या बोलते हैं? एनायन। अब वो बनता कैसे वो बता रहा हूँ। और ये दो तरह के होते हैं, मोनो एटॉमिक आयंस और पॉली एटॉमिक आयंस। अच्छा, मोनो एटॉमिक और पॉली एटॉमिक का क्या डिफरेंस आपके ज़हन में क्या बात आ रही है? मोनो का सिंगल होगा, सिंगल एटम होगा। लाइक ऑक्सीजन है, ऊपर दो इलेक्ट्रॉन लगा दिया। हाइड्रोजन है, वन पॉजिटिव लगा दिया। हाइड्रोजन है, वन नेगेटिव लगा दिया। ठीक है। तो ये सारे इस तरह के, क्लोरीन है, वन नेगेटिव लगा दिया। फ्लोरीन है, वन नेगेटिव लगा दिया। तो ये सारे क्या है बेटा जी? मोनो एटॉमिक, एक ही एटम। इनको क्या बोलते हैं? मोनो एटॉमिक आयंस। क्या बोलेंगे? इधर पॉजिटिव और नेगेटिव। ओके। और दूसरी लाइन में क्या बोलते थे? पॉली एटॉमिक आयंस, OH। ठीक है। ClO4 NH4 प्लस। ठीक है। और ठीक है। तो आप इनका क्या हो गया? एक एटम के लिए इस ये बेसिकली क्या है? ग्रुप ऑफ एटम्स वो मिले हैं तो कोई मॉलिक्यूल या कंपाउंड बना है। उस कंपाउंड के ऊपर क्या है? चार्ज। तो उसको क्या कहेंगे? पॉली एटॉमिक आयंस। ठीक है। इनका फायदा क्या है? फायदा इनका ये है कि जब आप कोई फार्मूला लिखते हैं तो उस वक्त हमें जरूरत पड़ती है चार्ज आयंस। इसमें बात करेंगे। अब ये बनता कैसे है? सपोज कि आपके पास ऑक्सीजन है या सोडियम है, सोडियम के ऊपर भी 1+ चार्ज है। ठीक है। अब इसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये हो गया। इसी तरह कैल्शियम होता है, उसको ऊपर 2 चार्ज होता है। ये मैं आपको बताऊँ कहाँ से ये जो लिख रहा हूँ इनको तो आप जरा ज़हन से कर लें। बाकी मैं आपको लिख के दूंगा कि इसके ऊपर ये चार्ज है, ये चार्ज है, इनको मिलाया। अच्छा, इस तरह अब ये कौन से एनायंस हैं? पॉली एटॉमिक एनायंस। और ये कौन से हैं? मोनो एटॉमिक आयंस। नेगेटिवली चार्ज भी हो सकते हैं और पॉजिटिवली चार्ज भी हो सकते हैं। अब कोई भी एटम आयन कैसे बनता है? हम ये लिखते हैं, इसका ये मतलब है कि सोडियम आपने एक प्योर फॉर्म में लिया, उसमें से जब एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो पीछे क्या बच गया?
ठीक है। जो नेगेटिव वाले होते हैं उनका ये मतलब है कि आपने क्लोरीन लिया, उसमें एक इलेक्ट्रॉन जो है वो ऐड किया और ये इसके ऊपर, अब ये इलेक्ट्रॉन का निकलना बता रहा है कि इसमें डेफिशिएंसी हो गई इलेक्ट्रॉन, तो डेफिशिएंट होने के बाद ये ठीक है इलेक्ट्रॉन कम हो गया। इसका ये मतलब है कि इसमें इलेक्ट्रॉन एक ऐड होने के बाद ये वो जो आप लोग दिखाते कैसे, तो वो एक प्रोसेस होता है जिसके थ्रू हम ये काम कर सकते हैं और ये काम कर सकते हैं। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन को शो कर रहा है। इलेक्ट्रॉन ई स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉन और नेगेटिवली चार्ज होता है जो कि इससे उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, और ये 1 मीन टू 1 इलेक्ट्रॉन। इसको आप अगर ये 2 वाला हो तो उसको यूं लिखते हैं, ठीक है। इसी तरह ऑक्सीजन है, थ्री होगा तो 3 लिखे, ठीक है। 2 मीन्स नंबर, ई इलेक्ट्रॉन, और ये जो ऊपर बार है ये शो कर रहा है इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज। आपने देखना है कि पॉजिटिव चार्ज कब आता है, जब प्योर में से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तो ये रिएक्शन है ना, ये रिएक्टेड है अगर, यही बता रहा हूँ ना, इसी से बात समझ आना है कि मेन के अगर ये लिखा हुआ है कहीं Ca2+, इसके क्या मीनिंग्स हैं कि ये जो प्योर था उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन कम हुए तब ये बना, ठीक है, कम हुए तब ये बना, तो ये प्योर है। उससे बना तो ये बना, कब बना, जब 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव। तो ये एरो ये शो कर रहा है कि ये आपकी प्रोडक्ट वाली साइड है, क्योंकि आपके पास प्योर से ये बना है, तो इसलिए इसके ऊपर 2 और ये 2 इलेक्ट्रॉन। आप अगर दूसरी साइड पे आ रहे हैं कि ऑक्सीजन प्योर है, 2 नेगेटिव का क्या मतलब है, ये उस वक्त बनता है जब प्योर में इलेक्ट्रॉन ऐड किया जाता है, ठीक है। इक्वेशन की जो राइट साइड है वो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन को शो करता है, और जो पॉजिटिव साइड है वो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन लेफ्ट साइड। और इसका मतलब ये भी है कि लेफ्ट साइड वाले रिएक्टेंट्स होते हैं आप जो आपने खुद लेने होते हैं, तो राइट साइड वाले आपकी प्रोडक्ट होती है जो कि उसको नीचे में आते हैं। अब आपने अगर ये बनाना है तो इसका मतलब है कि आपको इलेक्ट्रॉन खुद से देना पड़ेगा, कहीं से एटम भी खुद लिया आपने और उसमें खुद से इलेक्ट्रॉन ऐड किए, तो वो दोनों रिएक्टेंट की वजह से नहीं आते। समझ आया पॉइंट? इस तरह मिलेगा। अब जब इनकी हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रॉन किस तरतीब से आते हैं, तो फिर और इजी हो जाएगा ये समझना। अब ये है कि हमने फार्मूला कैसे लिखना है, हाउ टू राइट अ केमिकल फार्मूला। उसके लिए आपको सबसे पहले ज़हन में ये रखना है कि कैटाइन हमेशा आपने पहले लिखना है और एनाइन जो है वो बाद। कोई भी आपने केमिकल फार्मूला बनाना है तो उसमें कैटाइन हमेशा पहले लिखना है और एनाइन जो है वो बाद। सपोज मैं कहता हूँ कि आप Na+ और Cl को मिलाएं, तो आप क्या करेंगे, Na कैटाइन है इसको पहले लिखेंगे, Cl क्या है, नेगेटिवली चार्ज है, उसको क्या बोलते हैं, एनाइन, तो वो यहाँ पे, ठीक है, कैटाइन पहले एनाइन बाद। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि इनके ऊपर जो चार्जेस होते हैं, ये पॉजिटिवली चार्ज होगा ना, ये नेगेटिवली चार्ज होगा, इनको आपने क्रॉस करना है। क्रॉस कैसे, इसको इधर लेके आना है, इसके सब्सक्रिप्ट लिखना है और इसको इसके सब्सक्रिप्ट, ठीक है। जैसे ये पॉजिटिव 1 है,
अब जब नीचे आएगा तो ये पॉजिटिव नेगेटिव क्या शो कर रहे हैं बेसिकली? ये तो शो कर रहे हैं कि ये कैटाइन है और एनाइन है। असल चीज़ तो आपके पास वो नंबर है, 1 है या 2 है। तो यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो ये क्या हो जाएगा? Na1Cl। ठीक है, फिर करते हैं सीएल पे चार्ज कैंसिल हो जाता है। कैंसर होना और चीज़ है। कैटाइन पहले लिखना है आपने। सपोज कि कैटाइन को मैं C से जोड़ करता हूँ, जस्ट फॉर आपको समझाएंगे, और एनाइन को मैं A से लिखता हूँ। ठीक है, कैटाइन के ऊपर यूजली आपके पास पॉजिटिव और इधर N होता है, N कोई भी नंबर होता है। ठीक है, A के ऊपर भी क्या होता है? इस नंबर को मैं, इसको अगर मैं इस नंबर को x लिखूँ तो इसको मैं y लिख लेता हूँ। ठीक है, x पॉजिटिव कोई भी नंबर है और उसके साथ पॉजिटिव चार्ज, ये y कोई भी नंबर है और ये नेगेटिव। अब नेक्स्ट स्टेप जब इनको आपको मिलाना है तो कैटाइन हमेशा लेफ्ट साइड पर है और एनाइन को राइट साइड पर। जब ये आ गया तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? ये जो नंबर है, ये जो y और x, ये नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज को आपने भूल जाना है। ये जो नंबर है, जो भी नंबर, उसको इधर ले आना है और इसको इधर ले आना है। सिर्फ नंबर को दे, सिर्फ नंबर। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा? C Y A X। ठीक है, नेक्स्ट है, अगर तो 1 1 हो तो 1 अगर ना भी लिखें तो इट मींस वो 1 ही होता है। 1 के अलावा तो वो फिर आप लिखें। अब आप देखें, अगर मैं कहूँ कि आपके पास Cl है और सोडियम है, इनको मिलाएं तो कैसे मिलाएंगे? कैटाइन हमेशा पहले आएगा, सोडियम आप यहाँ लिखेंगे और Cl आप इधर लिखेंगे। नेक्स्ट स्टेप है, जस्ट यू हैव टू क्रॉस द ओनली नंबर। तो ये 1 इधर आ जाएगा, ये इधर Na1 Cl1, और मैंने कहा 1 लिखने की जरूरत नहीं है। तो फाइनली आपके पास ये फॉर्म। ठीक है, अब इस थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तभी ये आएगा। एक और आप इसको डालेंगे। सपोज मैं ये कहता हूँ, आप इन दोनों को मिलाएं, क्या बताएगा? बराबर बनाएं। Na2O सब लिख रहा है। वेरी गुड। तो हुआ क्या कि आपने Na1 प्लस O, नेक्स्ट स्टेप में क्या किया आपने? बस नंबर 1 लिखने की जरूरत नहीं है। इसको बोलते हैं सोडियम, इसको बोलते हैं ऑक्साइड। जब दोनों मिले तो पहले क्या है? सोडियम, और बाद में क्या है? ऑक्साइड। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? सोडियम ऑक्साइड। ठीक है, अच्छा, वेरी गुड। आप लोग बड़े तेज हो। अब आप क्या है? आप इनको मिलाओ दोनों।
H और H, तो इसको वाटर में बोलते हैं। ठीक है। अच्छा, अब अगर आप इसको मिलाएं, ये याद रखना है कि ये ClO4 एक एंटिटी है, कार्बन Cl अलग नहीं है, ऑक्सीजन अलग नहीं है। ग्रुप ऑफ एटम्स कैरीज एन एक्टिव चार्ज, उसको पॉलीएटॉमिक एटम कहते हैं। ये एक पूरे का पूरा ये आपके लिए एक एंटिटी माना जाएगा। मीन अगर ये कैटायन होगा तो ये पूरे का पूरा एनायन होगा। तो क्या ClO4 ACl, शाबाश। ये हो जाएगा H, ठीक है। तो आसान ये है कि अगर इसमें कंफ्यूजन हो तो उसको आप ड्यू कर लें, गाइस को सेपरेट कर लें, तो प्रॉब्लम नहीं होगी। तो HClO4, ठीक है। इन दोनों को मिलाएं, ये मिल नहीं सकती, नहीं मिल नहीं पाएंगे, ये दोनों कैटायन है। हाँ ये तो है। ये नहीं मिलेंगे, तो कैटायन इसमें भी होता है। नहीं ऐसा कभी भी आपको मिलेगा अंटिल अनलेस कि इनके दरमियान कोई और नेगेटिव स्पीशीज चार्ज स्पीशीज ना लगे, ठीक है। अगर अच्छा, शाबाश, यही क्वार्टर देखना था। क्या आप इन दोनों को मिला सकते हैं? यस सर। लिखो जरा, NH4 प्लस और SO4 2 नेगेटिव। NH के ऊपर 2 आएगा, लिखो लिखो पहले लिखो, फिर देखते हैं कहाँ पे मिस्टेक होती है। NH2 और 4 और SO4, हाँ जी, लिखा है आपको? सर सही तरह नहीं लिखा जा रहा। तो अब आपने ये करना है कि जब पॉलीएटॉमिक्स आयंस आते हैं तो उस वक्त हमें लिखने में प्रॉब्लम होती है। तो आपने ये कहना है कि पॉलीएटॉमिक अगर कैटायन है तो उसको एक अलग एंटिटी ब्रैकेट में लिख लें, अगर पॉलीएटॉमिक एनायन है उसको अलग लिख लें, फिर लिखना आसान हो जाएगा। जरा करके लिखें, फिर वो ट्रांसफर करें, अगर हो जाए ठीक है तो फिर आगे समझाऊंगा। मल्टीप्लाई नहीं करना, ऐड करना है। उन नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई नहीं करना। सपोज कि आप आपके पास ये NH4 प्लस 1 ये एक एंटिटी होगी, ठीक है। सिमिलरली SO4 2 नेगेटिव एक एंटिटी होगी, ठीक है। अब इस पूरे को आप A मान लें, एक एंटिटी है ना, इस पूरे को आप B मान लें, इस A के ऊपर प्लस 1 चार्ज है, इस B के ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो ये क्या बनेगा A to B, ठीक है। अब A क्या है आपके पास, ये पूरा NH4 है, ये लिख लें।
और इसके नीचे क्या चुना है 2 और बी आपका SO4 है। समझा? तो इस तरह अब जब एक दो दफा आप डुप्लीकेट करेंगे उसके बाद आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, फिर आपको पता है कि इसको मैंने एक क्वांटिटी कुछ ब्रैकेट्स लगाना है ठीक, ये उसका केमिकल फॉर्मूला है। हाँ, इसके बाद आप उसको यूँ भी लिख सकते हैं NU8SO4। अब इसको पढ़ना और इसको पढ़ने में ज़मीन से माना फर्क है, इसीलिए पहले आप इसकी ट्राई करें, मल्टीप्लाई जो आप कह रहे हैं वो नहीं करना। ठीक है जी सर। लेकिन CO का फिर क्या होगा? सॉरी, जो CO -3 पर हाँ वो भी हुआ तो जल्दी से मैंने पहले लिख लीजिए ताकि के साथ हम चल रहे हैं। अब खुद से देखें, आप अगर ये बनाते हैं CA तो ये पूरी क्वांटिटी है, तो इसका क्या बनेगा ये CaClO4। ठीक है, समझ आया आपको? इसी तरह हमारे पास और भी होते हैं, सपोज PO4 3 एक्टिव होता है, ये भी हमारे पास एनायन होते हैं। अब अगर इसको 8 से मिलाना है आपने तो ये क्या बनेगा 8,3PO4। अगर तो ये एंटिटी दोनों में से कोई भी एक सिंगल हो तो फिर तो आसान है, अगर वो कंपाउंड हो मेन के लिए जिस तरह ये है तो फिर आप ब्रैकेट का इस्तेमाल करें, नॉन ब्रैकेट्स आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, नाम बता दो वो याद बता दो। उसमें क्या आपको ये होगा कि वो आगे अगर लिखा जाएगा, सपोज इसको हम कहते हैं फॉस्फेट, इसको कहते हैं हाइड्रोजन। हाइड्रोजन पहले आता है, फॉस्फेट बाद में आता है, तो नाम क्या मान जाएगा हाइड्रोजन फॉस्फेट। इसको क्या बोलते हैं परक्लोरेट बोलते हैं, परक्लोरेट। और ये क्या है कैल्शियम, कैल्शियम परक्लोरेट। ठीक है, इसी तरह अब मुख्तलिफ होते हैं, इनको आप अच्छा मैं इसको लिख देता हूँ आपको। कुछ लिख लेते हैं, वो जो मैंने आपको मटेरियल सेंड किया है ना उसमें बने हुए हैं, चार्ट बना हुआ है, कुछ है वो देख लीजिएगा। सपोज ये अगर है, इसको आप हाइड्रोजन आयन बोलते हैं। ठीक है, अगर इसके ऊपर ये नेगेटिव चार्ज होगा इसको बोलते हैं हाइड्राइड आयन या हाइड्राइड बोलते हैं, कोई एक बात। ठीक है, ये Ca2+ हो तो इसको बोलते हैं कैल्शियम। Na1+ को बोलते हैं सोडियम। जी बेटा, हाँ लिस्ट दे दूँगा, वो है मटेरियल भेजा है आपको, उसको जब स्क्रॉल करेंगे देखेंगे तो उसमें लिस्ट की बने, हाँ उसी को करें। ठीक है, ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, इस पर इतना वो मगजमारी नहीं करनी, कुछ कॉमन से याद कर लेना। ठीक है, फिर जब मैं आपको एग्जाम में दूंगा तो वो उनके साथ लिखा हुआ होगा। ठीक है, केमिस्ट्री वालों को तो हम ये नहीं करते इस तरह, मगर आप लोगों के लिए थोड़ी सी होती है कि चलो आपको ग्रामर की रखना पड़े। केमिस्ट्री वालों के लिए तो हम ये एक्सपेक्ट करते हैं तो ये याद हो, क्योंकि बार बार यूज हो रहे हैं ना। अच्छा, अब ये दो पॉजिटिव नेगेटिव पे आ जाए, इसको हम बोलते हैं क्लोराइड, इसको हम बोलते हैं
क्लोराइड, कुछ बुक्स पे FLOU भी लिखा होता है, ठीक है, OURI। अच्छा, इसको बोलते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड, इसको हाइड्रोक्सल भी बोला जाता है, ठीक है। अच्छा, और इसको बोलते हैं कार्बोनेट। बस ये एक बार में क्यों कर लो, इसको बोलते हैं बाइकार्बोनेट। इसको बोलते हैं सल्फेट, इसको बोलते हैं फॉस्फेट, इसको बोलते हैं परक्लोरेट। एक और कर दो, परमैंगनेट, डाइक्रोमेट, ठीक है, क्रोमेट है। अब इनको आपस में अगर आपको मिलाना है, सपोज कि मैं ये कहता हूं कि कैल्शियम को डाइक्रोमेट से मिलाओ, इधर से कैल्शियम पिक करते हैं आप और यहां से डाइक्रोमेट पिक करते हैं, ठीक है। तो ये क्या होगा, CaCr2O7, ये ठीक है ना। बताओ तो है। और अगर मैं ये पोटेशियम को डाइक्रोमेट से बनाऊं तो ये बनता है, ये दोनों ठीक है या गलत है? CA2 है, उधर भी 2 है, तो वो कैंसिल नहीं हो जाएगा, दोनों 2 है ना, वो फिर बैलेंस हो जाता है, सेम हो। जब सेम कैटायन और एनायन के चार्ज सेम हो जाए, ये ना वो बेसिकली जो 1 था वो सेम थे ना, दोनों का वो एक था, तो रेशियो सेम हो जाती है। लेकिन अगर इसको आप यूँ कर लेते हैं, यूँ करेंगे ना, तो ये रेशियो सेम है ना, तो इसको हम रेशियो तो वही है। ये उस वक्त होता है, ये भी हम आगे पढ़ेंगे कि एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, उस वक्त चीजें पढ़ेंगे, ठीक है। तो कौन सा है, अब के में वो मान है तो उसको बोल देंगे। इसी तरह क्लोरेट के साथ ये चाहते हैं आप जो है ये आप याद करें, इनको आप देखेंगे तो इसीलिए से ही मैं आपसे, या अगर एक्स्ट्रा मैंने दिया तो वो फिर मैं लिख के दूंगा। तो नेम भी इसी तरह है। अब अगर आपने सोडियम को डाइक्रोमेट से मिलाया है तो क्या बनेगा, सोडियम डाइक्रोमेट, सोडियम डाइक्रोमेट इसका नाम है।
अगर आपने पोटेशियम को मिलाया है, ठीक है, तो वो क्या बन जाएगा? पोटेशियम डाइक्रोमेट। अगर हाइड्रोक्साइड से मिलाया है तो वो क्या बन जाएगा? पोटेशियम डाइक्रोमेट। या पोटेशियम अगर हाइड्रोक्साइड से मिलाया है तो वो क्या बन जाएगा? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या होगा? ये देखो ठीक है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इसका क्या नाम है? OH है हाइड्रोक्साइड। अच्छा, अगर मैं यूँ लिखता हूँ, ये क्या होगा? पोटेशियम हाइड्राइड। क्योंकि जब H नेगेटिव होगा तो हाइड्राइड होगा। इसको वैसे इसको मुझे इधर लिखना चाहिए। चलो भाई, अच्छा इसी तरह सोडियम के साथ आप ये क्या होगा? सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, अब अगर मैं यूँ लिखता हूँ, ये क्या होगा? यहाँ पर कोई कंसेप्ट यूज हुआ ना, इधर भी 2 है, इधर भी 2 है, तो वो बैलेंस रेशियो आपने, ठीक है। तो ये क्या नाम? कैल्शियम कार्बोनेट को आपने देखा वो भी है, क्या होता है? हाँ, ये चूना जिसे कहते हैं, ये व्हाइट पार्टिकल होता है, पत्थर है, ठीक है। तो इस तरह आपने, अगर आपको ये नेम लिखा हो तो उससे नेम से भी आपको आना चाहिए। सपोज कि मैं कहता हूँ कि लिखो कि नेम आप लिखें सोडियम परमैंगनेट का फार्मूला लिखें, तो आपको पता चाहिए कि सोडियम का सिंबल Na है और परमैंगनेट का MnO4 -1 है, तो ये KMnO4 NaMnO4 बन जाएगा, ठीक है। और पोटेशियम परमैंगनेट क्या होगा? पोटेशियम MnO4 परमैंगनेट। ये पर्पल कलर होता है, बड़ा मजे का ये अक्सर जब आप मुंह में स्वेलिंग वगैरह हो जाती है तो वो डॉक्टर लोग लगाते हैं पर्पल कलर की होती है, वो पोटेशियम परमैंगनेट है, ठीक है। याद समझ आता है? और ये मेरे साथ 2 दफ़ा ऐसा हो चुका है। एमफिल की क्लास से 2-2 घंटे की क्लास में पूरा लेक्चर रिकॉर्ड करके बाद पता लगा रिकॉर्ड नहीं, मगर वो फुल कोरोना के दिनों में होता था ना, तो वो मैं खुद से ही किसी तरह के किसी रूम में जाके वो बना के फिर वो सेट कर दिया। क्या टाइम है? 12:40। अच्छा, अभी हमें जो बात करनी है तो वो करनी है यूनिट्स के हवाले से। यूनिट्स ये बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। मैं यूनिट्स पे बड़ा फोकस करता हूँ। बच्चे जब कोई प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम यूनिट्स में लिखते हैं या किसी चीज़ के साथ में उसको यूनिट्स में लिख देना मुझे बड़ी प्रॉब्लम होती है। वो इतना भी होता है कि मैं कहता हूँ यार इसमें सारे नंबर ही मैं इसमें से कट कर, क्योंकि यूनिट्स ना लिखने से आप बेदारगी का शिकार रहते हैं, पता ही नहीं लगता आप कर क्या रहे हैं। तो इस चीज़ पे आपने फुल फोकस करना है यूनिट्स के हवाले से। तो यूनिट्स इतने ज़्यादा नहीं होंगे जो आपको लिखने पड़ेंगे कहीं, वो लैब एग्जाम में भी हो सकते हैं, लैब रिपोर्ट लिखते हुए भी, लैब में काम करते हुए भी, डेली लाइफ में भी। तो वो यूनिट्स आपने ज़रूर आपको पता होना चाहिए। जब भी कोई चीज़ लिखें तो यूनिट्स लिखें, जिसके यूनिट्स बनते हैं। कांस्टेंट है तो फिर की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब कांस्टेंट भी 2 तरह के होते हैं, एक तो न्यूमेरिकल कांस्टेंट, नंबर कांस्टेंट होता है, 2, 3, 4 दीज आर द नंबर्स। ये स्केलर क्वांटिटी, इनका कोई यूनिट नहीं होता।
एक कांस्टेंट होते हैं यूनिवर्सल कांस्टेंट, मसलन आप जनरल गैस कांस्टेंट की नंबर लिखते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स कांस्टेंट की वैल्यू लिखते हैं, फोर्स कांस्टेंट की वैल्यू लिखते हैं, तो उनके यूनिट्स होते हैं। ठीक है, सपोज मैस है, उसके यूनिट्स क्या है? ग्राम होता है, किलोग्राम, ग्राम। लेंथ है, उसकी यूनिट्स क्या है? सेंटीमीटर है, मीटर है। ठीक है, इसी तरह वॉल्यूम है, उसकी यूनिट्स क्या है? क्यूबिक सेंटीमीटर, क्यूबिक मीटर, मिलीलीटर, सेंटीलीटर, लीटर, ये चीज़ें ही है ना। इसी तरह ये कुछ बेसिक यूनिट्स होते हैं, वो 7 होते हैं, पता है ना आपको? कौन कौन से हैं? उसमें एक मैस होता है, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, 4 हो गए, लाइट, लुमिनस इंटेंसिटी, कैंडेला। ठीक है, उसके बाद क्या होता है? करंट, और फिर मोटर सब्सटेंस। अब इनके इसके यूनिट्स क्या होते हैं? एसआई यूनिट्स। कौन से यूनिट्स? एसआई। एसआई क्या है? सिस्टम इंटरनेशनल, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स भी बोलते हैं। और चूंकि ये फ्रेंच वर्ड है, सिस्टम इंटरनेशनल दी, वो आगे करके लिखते हैं यूनिट्स। ठीक है, जो फ्रेंच में ये लिखते हैं वर्ड, तो उसी से लिया गया है। बेसिकली ये फ्रेंच से लिया गया, वो लिखते हैं सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स, इस तरह लिखते हैं फ्रेंच में ना। तो ये सिस्टम इंटरनेशनल एसआई। ठीक है, तो इसको जब इंग्लिश में अपने बेटे इंग्लिश में लेके आए तो वो लिखते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो वो है, मैस के क्या होते हैं? किलोग्राम, लेंथ के उसका सिंबल मीटर है, टाइम का सेकंड है, टेम्परेचर का केल्विन है, लाइट का सीडी, कैंडेला, लाइट इंटेंसिटी यूनिट होते हैं, करंट का एम्पियर होता है, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जिसका हमारे साथ बहुत रिलेशन है केमिस्ट्री में, उसको हम मोल। ठीक है, इसको क्या लिखते हैं? किलोग्राम, मीटर, सेकंड, केल्विन, कैंडेला, एम्पियर, मोल। अब हमारा जो रिलेशन, जो हम बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं इस पर, उसमें मैथ लैब में काम करेंगे तो मैथ्स के साथ रिलेशन होगा, टाइम के साथ हमारा काम होगा, टेम्परेचर के साथ बहुत हम काम करेंगे, फिर करंट के साथ थोड़ा बहुत, लाइट के साथ भी नहीं इतना भी एक्सपेरिमेंट हो, इसके साथ हमारा बहुत। फिर इनके साथ कुछ जुड़े हुए हैं चीज़ें, बस वॉल्यूम है, वॉल्यूम यूनिट्स क्या होता है? लीटर भी होता है, ये मैं कन्वर्जन भी सिखाऊंगा आपको। मीटर क्यूब भी होता है, क्यूबिक मीटर भी होता है। ठीक है, एल भी लिखते हैं आप, ये डिफरेंट नोटेशन हैं। ठीक है, डेंसिटी का यूनिट्स क्या होगा? डेंसिटी क्या होती है? मास का यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, तो मास अगर ग्राम में हो तो वॉल्यूम होगा सेंटीमीटर में। मास अगर आपका किलोग्राम में है तो वॉल्यूम मीटर क्यूब में होगा। ठीक है, तो इस तरह ये चीज़ें फिर आगे डिराइव यूनिट्स होते हैं, तो ये आपको पता होगा। इनके साथ एक और जो चीज़ है वो है यूनिट्स के साथ जो आपको हर जगह हेल्प करेगा, जब वो आप इकोनॉमिक्स में है या बिजनेस में है, इवन के ये मैथ्स कम्युनिकेशन वाले, वो सब हेल्प करेगा। वो होता है यूनिट्स से पहले प्रीफिक्सेस लिखे जाते हैं। बस मीटर है ना, मीटर असल तो यूनिट मीटर है। अब मीटर के साथ कहीं आपने मिलीमीटर लिखा होता है, कहीं डेसीमीटर लिखा होता है, कहीं सेंटीमीटर लिखा होता है, कहीं हेक्टोलीटर लिखा होता है, कहीं डेकालीटर लिखा होता है।
कहीं किलोलीटर लिखा होता है, या मैस के साथ, मैस का यूनिट क्या है बेटा? ग्राम, उसके साथ किलोग्राम लिखा होता है, उसके साथ मिलीग्राम लिखा होता है। तो ये प्रीफिक्सेस का भी पता होना चाहिए, इनको क्या बोलते हैं? प्रीफिक्सेस। तो उसमें मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप 10⁻0 किसके इक्वल होता है? कुछ भी नहीं, जीरो पावर जीरो हो जाता है। 10 किसी चीज की पावर 0 हो वो 1 के इक्वल होता है, उसको कहते हैं यूनिट। ठीक है, 1 के इक्वल ये क्यों होता है? पावर 0 क्यों 1 के इक्वल होता है? बहुत ज़्यादा चीज़ें भी हो, उनकी पावर 0 तो 1 फौरन 1 के इक्वल हो जाता है। वो मैथमेटिकल ये है, वो क्या है कि इसको मैथमेटिकली आप यूँ लिख सकते हैं। सपोज 0 को मैं x माइनस x लिख सकता हूँ, 0 आ गया ना काट के, इसको फिर हम यूँ भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। तो इसको कैंसिल करता हूँ तो क्या आता है? इसीलिए किसी चीज़ की पावर को 0 होगा वो 1 की तरफ क्यों होती है उसको रिजल्ट है। ठीक है। अच्छा, आपके पास क्या होता है? फैक्टर जो चलते हैं आपके पास वो 10 1 है, 10⁻2 माइनस में चल रहे हैं आप, -3 होता है, -6 होता है, -9 होता है, -12 होता है। ठीक है, इससे ऊपर 10⁻15 भी होता है। ये प्रीफिक्सेस है। नीचे चले जाएं, 10⁻1 है ना, 2 3 6 9 12 15, ये प्रीफिक्सेस होते हैं। अब इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम मिली कहते हैं, इसको हम माइक्रो कहते हैं, इसको हम नैनो कहते हैं, इसको हम पिको कहते हैं, इसको हम फेम्टो कहते हैं। जी हाँ बताता हूँ। फिर इसको हम डेका बोलते हैं, डी ई भी लिखा जाता है, डी सी भी लिखा जाता है, डेका। इसको हम हेक्टो बोलते हैं, एच से शो किया जाता है। इसको हम किलो बोलते हैं, इसको हम मेगा बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? गीगा। इसको हम बोलते हैं, ये मुझे बोल रहा है, टेरा, सॉरी टेरा बोलते हैं, इसको पीटा बोलते हैं। ठीक है, ये मुख्तलिफ है। आप अगर किसी के साथ ये लिखा हो, मसलन ये लिखा हो, इसका क्या मतलब है? माइक्रोमीटर। इसका क्या मतलब है? माइक्रोमीटर। और ये माइक्रोमीटर क्या है? 10⁻⁻⁶ ये यूं लिखा हो। ठीक है, अगर किसी के साथ ये लिखा हुआ है नैनोमीटर, तो ये नैनोमीटर क्या है? बेसिकली आप किसी चीज की लेंथ को देख रहे हैं। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे नैनो जी लिख दूँ तो क्या होगा? नैनोग्राम, जी स्टेप ग्राम, नैनो ग्राम, गीगा कैपिटल जी। अगर आप इसको वो और क्या यूनिट था? सेकंड, मिली सेकंड। ठीक है, ये क्या है? मेगा 10⁻⁶ मेगा सेकंड। तो ये जो होते हैं ना, ये आपने भी देख लिया है कि ये सारे आपके वो बेसिक यूनिट्स हैं। और इनके साथ ये जो चीज़ें होती हैं, ये क्या है? सारी की सारी प्रीफिक्सेस। इस जगह को मेरे ख्याल में कैपिटल ले सकते हैं। तो ये सारे आपके पास क्या आ गए? प्रीफिक्सेस आ गए। तो ये प्रीफिक्सेस का भी आइडिया होना चाहिए, इससे भी आपको घबराना बिल्कुल नहीं। कोई बंदा कह रहा कि इसको जो है ये लेंथ के यूनिट्स क्या होते हैं? आप कहते हैं मीटर होते हैं, वो कहते हैं कि नैनोमीटर होते हैं, तो आपने कहना सर मीटर उसका बेसिक यूनिट है। अब आगे आपने प्रीफिक्सेस यूज कर रहे हैं, वो नैनो लिख लें, आप फेम्टो लिख लें, आप गीगा लिख लें, तो उसको फिर पता लग जाएगा कि बच्चे ने पढ़ा दिया।
मैट्रिसेस और यूनिट्स, ये आपने ज़रूर देख रहे हैं, जहाँ कहीं भी लिखा हो आपको पता होना चाहिए। ये ज़रूरी नहीं है केमिस्ट्री के लिए, ये कॉमन आपके यूजेज में भी आते हैं। आप किसी भी बैकग्राउंड से हैं या किसी भी सब्जेक्ट में